स्टूडेंट्स, अब तक हम स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडायनामिक फिज़िक्स में यूनिट फर्स्ट को कवर कर चुके हैं। यूनिट फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स अभी भी छूटे हुए हैं एंड वी विल ट्राई टू कवर दोज टॉपिक आफ्टर यूनिट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यूनिट सेकंड को हम आज स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेकंड को डिवाइड किया जा सकता है इनटू 3 पार्ट्स। पहले पार्ट में हम प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर पर अध्ययन करेंगे। सेकेंड यूनिट मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड देन ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। तो ये तीनों टॉपिक्स आपस में रिलेटेड नहीं हैं और सभी सेपरेट टॉपिक्स हैं और हम इनको वन बाय वन कवर करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर अपने आप में ही क्वाइट इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जिसमें हम सभी का इंटरेस्ट रहता है। अगर आपसे पूछा जाए क्या लोएस्ट टेम्परेचर वो लोएस्ट टेम्परेचर जो आप जानते हैं, तो आपका आंसर प्रोबेबली यही होगा, द रेफ्रिजरेटर यू सी इन योर हाउस। और मोस्टली 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे थोड़ा नीचे का टेम्परेचर आप कहेंगे दिस इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर यू नो एंड यू सी इन टू डे लाइफ। अगर लो टेम्परेचर प्रोडक्शन की बात की जाए तो इसकी हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। अबाउट 19th सेंचुरी तक जो लोएस्ट टेम्परेचर जाना जाता था वो था 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन फ़ारेनहाइट केम एंड ही सेड दैट वी कैन गो बिलो दिस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब आप ये जानते हैं हम -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकते हैं। बट क्या हम 0 केल्विन भी अचीव कर सकते हैं? दिस इज़ आल्सो ए क्वेश्चनेबल थिंग और इसका जवाब भी हमें इसी यूनिट में मिलेगा व्हेन वी विल मूव फर्दर। सो लो टेम्परेचर क्यों चाहिए? ऐसी क्या नीड है जिसके कारण हमें लो टेम्परेचर प्रोडक्शन करना है? सो लेट अस डिस्कस व्हाट आर द नीड्स फॉर द लो टेम्परेचर्स। देयर आर यहाँ पर कुछ नीड्स लिखी हुई हैं। लाइक सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए हमें लो टेम्परेचर प्रोडक्शन की ज़रूरत है। जैसा कि आपके जो रेफ्रिजरेटर है उसमें एक रेफ्रिजरेंट होता है, दैट इज़ ए लिक्विफाइड गैस। सो उसको लिक्विफाई करने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर्स भी लिक्विड गैस से बने होते हैं, उनके लिए भी लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस ज़रूरी है। एंड लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो जिससे कि आप कुकिंग करते हैं, दैट आल्सो नीड लो टेम्परेचर जिससे कि गैसेस का लिक्विफिकेशन किया जा सकते। ये तो हुई डे टू डे लाइफ की बात। क्या हमें और भी बिलो टेम्परेचर की ज़रूरत है? लिक्विफिकेशन ऑफ गैस मोस्टली में आकर अप टू 200 केल्विन तक हमें मोस्टली गैसेस का लिक्विफिकेशन हो सकता है, बट उससे भी नीचे जाने की क्या ज़रूरत है? देन द आंसर इज देयर आर मैनी फिनोमिना research point of view which can be identified only at low temperature. The one of the phenomena which you know is superconductivity. सुपरकंडक्टिविटी एक ऐसा फिनोमिना है जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर अबाउट 5-4 केल्विन के आसपास ऑब्जर्व होता है। इवन पीपल आर ट्राइंग टू गो लोअर देन दिस बिकॉज सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आल्सो विजुअलाइज ओनली एट दैट टेम्परेचर और उसमें से एक फिनोमिना है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। सो रिसर्च टूल के पर्पज़ ऑफ ऐसे लो टेम्परेचर को प्रोड्यूस करना ज़रूरी है ताकि हम उन सब चीज़ों को एनालाइज कर पाएँ, ऑब्ज़र्व कर पाएँ कि क्या और हम पॉसिबली जा सकते हैं रिसर्च में। सो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कूलिंग। हम कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू कूलिंग की जा सकती है? There may be many methods and most simplest method is cooling by mixture और इससे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ टेम्परेचर नीचे तक ही टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं। There are other methods also like evaporation of liquid, adiabatic reversible expansion, adiabatic irreversible expansion which is also called as Joule-Thomson expansion, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन एंड न्यूक्लियर डीमैग्नेटाइजेशन। यहाँ पर इन सभी की ऑलमोस्ट टेम्परेचर रेंज लिखी हुई है। लाइक कूलिंग बाय मिक्सचर मेथड से हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ नीचे जा सकते हैं। इवोपरेशन ऑफ लिक्विड इससे अबाउट 0.4 केल्विन जा सकते हैं।
एडियाबैटिक एक्सपांशन से अबाउट 0.1 केल्विन तक हम अचीव कर सकते हैं। एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एक्सपांशन दैट मीन्स जूल थॉम्सन एक्सपांशन, इससे 0.01 केल्विन तक एक्सपेक्टेड टेम्परेचर है। एंड देन एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, अगर और भी लो टेम्परेचर चाहिए देन वी कैन यूज़ दिस मेथड, और इससे हम अबाउट 10⁻³ केल्विन तक नीचे जा सकते हैं। And further below temperature there is another method you can use it, and that is nuclear demagnetization. So temperature prediction is about 10⁻⁻6 Kelvin by this method. So these are various methods and we will try to confine ourselves in these first 6 methods, and this is not in your syllabus, so one by one let us discuss these methods. कूलिंग बाय मिक्सचर, ये बहुत ही नॉमिनल सा फिनोमिना है जो आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइक यू नो, आइस को मेल्ट होने से बचाने के लिए साल्ट डाला जाता है, नमक उस पर डाला जाता है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ए कूलिंग बाय मिक्सचर। सो यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज सम आइस एंड जैसे हम उस पर साल्ट डालते हैं सो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। इसी तरह से जब आप आइसक्रीम खाते हैं तो आप देखते हैं आइसक्रीम में भी लोग बर्फ़ जमी रहे इसके लिए भी उस पर थोड़ा साल्ट नमक डाला जाता है जिससे कि उसका टेम्परेचर लोअर रहे। और आपकी केमिस्ट्री लैब में भी आपने बहुत सी चीज़ों को करते हुए देखा होगा। कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो एंडोथर्मिक होती हैं और 2 सॉल्यूशंस को मिलाने के साथ ही आप देखते हैं आपके टेस्ट ट्यूब का या जो भी बीकर आपने लिया हुआ है उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है। सो देयर मे बी मेनी कॉम्बिनेशन जिससे कि ये लो टेम्परेचर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट पार्ट NaCl प्लस 3 पार्ट आइस, आप -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकते हैं। सिमिलरली देयर आर अदर सॉल्यूशंस जिनसे कि हम और लो टेम्परेचर तक जा सकते हैं, बट जस्ट -50 डिग्री सेंटीग्रेड -40 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज़्यादा नीचे हम नहीं जा पाएंगे। ना होता क्या है, वाई इट इज़ द कूलिंग हैपन्स, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट और व्हाट इज़ द फिजिक्स बिहाइंड इट। बेसिकली कूलिंग तब होती है जब आप कूलिंग किसी भी ऑब्जेक्ट की तब होती है जब कोई दूसरा सब्सटेंस उससे हीट ले रहा है एंड अल्टीमेटली हीट लेने के कारण उसकी कूलिंग हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ होता है जब आप आइस पर नमक डालते हैं, साल्ट डालते हैं, सो द मेल्टिंग ऑफ साल्ट टेक्स हीट अवे फ्रॉम द आइस। साल्ट को मेल्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आइस से लेता है और इस हीट के एक्सचेंज से, हीट के रिजेक्शन से आइस का सेल्फ टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ कूलिंग बाय मिक्सचर हैपन्स। लेट्स मूव टू द इवोपरेशन ऑफ लिक्विड। बहुत ही सिंपल से एग्जांपल जो आपने हमेशा अपने घरों में देखा है, हमारे पास एक अर्थन पॉट मिट्टी का घड़ा होता है और उस मिट्टी के घड़े में आप देखते हैं गर्मियों के दिनों में पानी ठंडा हो जाता है। दिस इज़ मोस्ट सिंपल एग्जांपल। और इसी की तरह अगर आप देखें, आप जब शावर लेते हैं इन समर्स देन आल्सो यू फील लिटिल कोल्ड। सो व्हाई इट हैपन्स, it happens because of the evaporation of water. So whenever water evaporate तो जिस भी सरफेस से वो जा रहा है उस सरफेस को वो कूल डाउन करता हुआ जाता है। तो अगेन some heat is rejected from some surface and because of that cooling happens. So earthen pot में there are some pores, उन पोर्स से वाटर का इवोपरेशन हो जाता है और वाटर की इवोपरेशन में के बाद जो भी अंदर का पानी है वो कूल डाउन हो जाता है। थोड़ा मोर साइंटिफिकली जाते हैं, थोड़ा मोर एडवांस उसमें जाते हैं तो आपका जो रेफ्रिजरेटर है वहाँ पर भी इवोपरेशन फिनोमिना देखने को मिलता है। वी विल नॉट गो इन द डिटेल कि किस तरह से काम करता है, बट यस बेसिक थिंग यू नो, इन ए रेफ्रिजरेटर देयर इज़ ए इवोपरेटर, कंप्रेशर, कंडेंसर। सो इन इवोपरेटर देयर इज़ ए गैस विच वी कॉल रेफ्रिजरेंट, उसका मिक्सचिंग होता है। रेफ्रिजरेंट लिक्विफाइड गैस है और जैसे वो रेफ्रिजरेटर के अंदर के सब्सटेंस से हीट लेती है तो इट इवोपरेट्स एंड बिकॉज ऑफ द इवोपरेशन इट कूल्स डाउन द इनर स्पेस। सो हेयर द इवोपरेशन फिनोमिना एग्जिस्ट एंड बाय इवोपरेशन ये जो गैस जिसका इवोपरेशन हुआ है
वो गैस कंप्रेशर में जाती है जहाँ पर उसे कंप्रेस करके वापस से लिक्विफाइड किया जाता है। बट एज़ यू नो, जैसे ही किसी गैस को कंप्रेस किया जाएगा तो उसकी हीट भी बढ़ जाएगी। सो द टेम्परेचर इज़ हाई ऑफ लिक्विफाइड गैस। उस टेम्परेचर को और कम करने के लिए देयर इज़ ए कंडेंसर जहाँ पर उसको जो इजेक्ट हीट जो है, एक्स्ट्रा हीट जो है वो इजेक्ट की जाती है। एंड देन once again it comes to the evaporator, and once again the cycle complete itself. Evaporation of liquid, इस मेथड से कैमरलिंग वुन्स ने अबाउट 0.82 केल्विन अचीव किया, सॉरी अबाउट टेम्परेचर 4.2 केल्विन अचीव किया liquefaction of gas at the pressure of 0.13 mm. So we can go temperature up to 0.42 Kelvin. Let's go to the other method, adiabatic reversible expansion. There are two methods, adiabatic reversible and adiabatic irreversible. So रुद्रोष्म उत्क्रमणीय और रुद्रोष्म अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस को अपने क्लासेस में ऑलरेडी जानते हैं। थर्मोडायनामिक्स में किसी भी थर्मल प्रोसेस को जब हम करते हैं, कोई भी थर्मल प्रोसेस हम करते हैं, चाहे वो एडियाबैटिक हो, आइसोथर्मल हो, तो हम एक पॉइंट से इनिशियली स्टार्ट करते हैं एंड देन उस पॉइंट पर दोबारा आते हैं। इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस, अगर सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उस प्रोसेस को उत्क्रमणीय रिवर्सिबल कहा जाता है। अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को अनुत्क्रमणीय कहा जाता है, इरिवर्सिबल कहा जाता है। सो कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस, सो यहाँ पर दो हैं, एडियाबैटिक रिवर्सिबल, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल। यानी कि इस प्रोसेस में अगर हम इस प्रोसेस को कम्प्लीटली रिवर्स कर दें तो सिस्टम की इनिशियल स्टेज जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर वो वापस पहुँच जाता है, जबकि दूसरी प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। Adiabatic reversible expansion is the most used process by which mostly gases are liquefied. So gases का liquefaction करने के लिए टेक्निक जो है यूज़ की जाती है। प्रोसेस बड़ी ही सिंपल है, एक प्रोसेस है जो कि एडियाबेटिकली करनी है। एडियाबेटिकली क्या, एक कूलिंग बॉडी जिसके कांटेक्ट में गैस को रखा जाता है। तो गैस का जो इनिशियल टेम्परेचर है, दिस इज़ अ पिस्टन, गैस का इनिशियल टेम्परेचर जो है इस कूलर बॉडी के इक्वल है और इस टेम्परेचर पर जब गैस को कंप्रेस किया जाता है तो ऑब्वियसली हीट बढ़ेगा, तो हीट कैन बी इजेक्टेड टू दिस कूलिंग बॉडी। सो एक कंप्रेस्ड गैस है जिसका कि टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर इस कूलिंग बॉडी के इक्वल है। इस कंप्रेस्ड गैस को जब रिलीज़ होने के लिए छोड़ा जाता है तो इस रिलीज़ में दिस इज़ द प्रोसेस, दिस इज़ एन एडियाबैटिक प्रोसेस, एक रुद्रोष्म प्रक्रिया है। तो किसी भी तरह का कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, और जब कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है और ये गैस स्वतः है जब अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करती है, पिस्टन पर दबाव लगाती है, वर्क डन बाय द गैस होता है एडियाबैटिकली, देन ये वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। और सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज़ में, बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रोसेस एडियाबैटिक है, वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए गैस द्वारा कार्य किया गया है। As delta Q is 0, so there is some change should happen in the internal energy. So वर्क करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो गैस इटसेल्फ खुद से ले रही है। इसके कारण जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, गैस की खुद की एनर्जी उसमें लगी है। सो इट यूजेस इंटरनल एनर्जी इटसेल्फ, and in this process, because of this process, the temperature of gas reduces. सो हमारे पास एक कूलेंट बॉडी थी, एक कंप्रेस गैस थी जिसका टेम्परेचर कूलर बॉडी की इक्वल था, और जैसे ही ये गैस अपने आप को एक्सपेंड करती है तो उस प्रोसेस में उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और इस तरह से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस लिक्विफाई हो जाता है। कंप्लीटली ना भी होगा बट ए फ्रैक्शन ऑफ गैस लिक्विफाई हो जाता है। बाहर का टेम्परेचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
लाइक अगर आपको एयर कूल करनी है, अगर एयर को कंप्रेस्ड गैस से लिक्विफाइड गैस में बनाना है, तो जो कूलर बॉडी है वो आइस के टेम्परेचर पर होगी। अगर हम नाइट्रोजन को लिक्विफाई करना चाहते हैं तो नाइट्रोजन भी जो लोएस्ट कूलेंट आप जानते हैं, यानी कि एयर जिसका टेम्परेचर, लिक्विड एयर जिसका टेम्परेचर आइस से कम होगा, उससे उसके कांटेक्ट में हमें सिस्टम को रखना होगा। अगर हाइड्रोजन कूल कर रहे हैं देन यहाँ पर जो कूलेंट है वो नाइट्रोजन गैस होगी। और अगर हीलियम कूल कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर हाइड्रोजन, लिक्विफाइड हाइड्रोजन से भी कम है, तो जो आउटर इन्वायरमेंट है उसे हमें लिक्विड हाइड्रोजन के टेम्परेचर पर रखना होगा। सो द बेसिक थिंग इज, जितना कूल आप सिस्टम को करना चाहते हैं उसका इन्वायरमेंट भी उतना ही कूल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 केल्विन चाहते हैं और उसकी सराउंडिंग रूम टेम्परेचर पर हो, तो सराउंडिंग को भी उसी ऑर्डर में कूल रखना पड़ेगा, तभी आप लो टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं। सो इट एक्चुअली हैपन्स इन एडियाबेटिक प्रोसेस आल्सो। नो, एडियाबेटिक का जो कॉमन एग्जांपल है, एक नेचुरल फिनोमिना है, वो आपको ऑब्जर्व हो सकता है। आपने कोल्ड डेजर्ट देखे होंगे, सो थिंक अबाउट दैट। ये जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं, इनका बनने का फिनोमिना, देयर इज सम प्रोसेस इन्वॉल्व विच इज़ रिलेटेड टू दिस एडियाबेटिक एक्सपेंशन। जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, देयर इज ए क्वेश्चन, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड डेजर्ट हैपन्स। ये जितने भी ठंडे रेगिस्तान हैं वो किस तरह से बनते हैं, एंड देयर इज़ ए हिंट कि ये सभी जो ठंडे रेगिस्तान हैं इसमें कुछ एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो ट्राई टू थिंक अपॉन इट एंड ट्राई टू फाइंड आंसर योरसेल्फ कि ये कैसे पॉसिबल है। सो द एडियाबेटिक एक्सपेंशन बेसिकली, देयर इज़ नो हीट फ्रॉम आउटसाइड। सो जितना भी हीट चाहिए, या तो हम अगर गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो गैस हीट होगी, क्योंकि हीट का एजेक्शन नहीं हो सकता है। अगर गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो गैस कूल होगी, क्योंकि हीट किसी और सिस्टम से नहीं ली जा सकती है। सो हीट का एक्सचेंज कहीं से नहीं हो सकता है। तो जो कुछ भी होना है गैस की इटसेल्फ इंटरनल एनर्जी को यूज़ करने से होना है। या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, दैट मीन्स गैस हीट होगी, और या इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, दैट मीन्स गैस कूल होगी। After understanding the adiabatic reversible process, let's move to the Joule-Thomson expansion, or you can say adiabatic irreversible expansion. As the name says, irreversible, so the process cannot be reversed. और अगर रिवर्स की भी तो जो इनिशियल स्टेज है वही फाइनल स्टेज नहीं होगी। ना जूल थॉम्सन एंड केल्विन एक्सपेंशन, इसकी बात हमने मैक्सवेल रिलेशंस को डिस्कस करते वक्त भी की थी। इसका जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है हम वहाँ कर चुके हैं। अभी हम इसका एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना या एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो है वो देखते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट्स को देखा जाए तो यहाँ पर एक हाई प्रेशर पर गैस एक पिस्टन में है, और यहाँ से जो गैस है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पर लाने के लिए उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर बाद से मूव करवाया गया है, एंड देन इट एंटर्स इनटू अनदर चैम्बर, जहाँ पर भी प्रेशर P1 मेंटेन किया हुआ है। हेयर द डिफरेंस इज कि हेयर द टेम्परेचर इज लिटिल लोअर एंड हेयर द टेम्परेचर इज लिटिल हाई। सो नाउ pressure P1 and temperature of course some T1, let's say temperature of this gas is T1। यहाँ पर एक अरेंजमेंट है जिसे हम कहते हैं पोरस प्लग अरेंजमेंट। पोरस प्लग मीन्स देर आर सम वेरी फाइन होल्स। ये होल्स ठीक उसी तरह से जैसे कि आप कॉटन को देखें या सिल्क को ऑब्जर्व करें, तो एक कॉटन और सिल्क में जिस तरह से वेरी फाइन होल्स होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते हैं, बट यू नो दे एग्जिस्ट। कॉटन में भी उन होल्स को हम ऑब्जर्व देख नहीं सकते हैं, बट यू नो कि देर आर सम होल्स। सो देर इज़ अ पोरस प्लग अरेंजमेंट। और अनदर चैम्बर, देर इज़ अनदर चैम्बर जिसका प्रेशर है P2, एंड द प्रेशर P2 इज लेस देन प्रेशर P1। सो दिस इज हाई प्रेशर चैम्बर एंड दिस इज लो प्रेशर चैम्बर।
और जब इस हाई प्रेशर चैम्बर से लो प्रेशर चैम्बर की तरफ गैस को एक्सपेंड होना अलाउ किया जाता है, तो इट इज़ ऑब्जर्व, यहाँ ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि यहाँ पर टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आते हैं। आई विल नॉट से कि यहाँ पर टेम्परेचर कूल होता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। हमेशा कूलिंग हो ये ज़रूरी नहीं है, ये गैस के नेचर पर डिपेंड करता है कि यहाँ कूलिंग होगी, हीटिंग होगी या कोई भी इफ़ेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। सो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी गई है। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे उसके थ्रू आप ये मेथड समझा सकते हैं। बेसिकली देयर इज़ ए हाई प्रेशर चैम्बर एंड दैट फ्रॉम दिस हाई टेम्परेचर चैम्बर gas has to expand through a porous plug and it will be released in a low pressure chamber. आपकी किसी भी बुक में देखिएगा ये अरेंजमेंट किस तरह का होता है। Now what happen, फिजिक्स क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि there is some change in the temperature? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो कंप्लीट प्रोसेस है दिस इज कम्प्लीटली इंसुलेटेड बॉडी है और किसी तरह से हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। जब गैस इन फाइन होल्स से मूव करती है तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जब गैस इस फाइन होल से पास होते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं और इस दूर जाने की प्रोसेस में देयर इज़ सम एनर्जी रिक्वायर्ड और ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो सिस्टम अपने इंटरनल एनर्जी से लेता है। सो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं और दूर जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सिस्टम गैस के मॉलिक्यूल्स खुद से ही ले रहे हैं। सो वंस अगेन इंटरनल एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड टू डू सम वर्क और क्योंकि गैस के पास कहीं और से एनर्जी का सोर्स नहीं है सो इस पूरी प्रोसेस में गैस का जो टेम्परेचर है वो कूल हो जाता है फॉर मोस्टली गैसेस जिनके लिए इंटर एटॉमिक फोर्सेस ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। सो वी विल अंडरस्टैंड मोर कि और कैसे कैसे होता है, बट फॉर नाउ दिस इज़ द बेसिक रीज़न कि वाई इट हैपन्स कूलिंग इन जूल थॉम्सन एक्सपांशन और आई कैन से जूल केल्विन एक्सपांशन। फिजिक्स को समझने के बाद इसके मैथमेटिकल पॉइंट पर भी हम बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में जाने के लिए हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर है। हमने कहा गैस के एक साइड जो चैम्बर है उसका प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम V1 है। लेट्स सी द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज़ V1, प्रेशर इज़ P1 एंड टेम्परेचर इज़ T1 and this side pressure is P2, temperature is T2 and the volume is V2. What happens in this experimental arrangement and how we can treat this mathematically? हम इसको किस तरह से मैथमेटिकली ट्रीट कर पाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो और ये आपने पहले भी किया हुआ है, सो ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है। एंड ऐसा क्यों होता है कि कुछ गैसेस कूलिंग दिखाती हैं, कुछ गैसेस हीटिंग दिखाती हैं और कुछ गैसेस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में ऑब्जर्व करते हैं क्या इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है। ओके क्लास, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन राइट टू मी and we will more discuss in the class. Thank you so much.